जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बीजांड अंडप में उपस्थित होता है। और जो पौधे होते हैं इनके पुष्पों के नर जनन भाग को पुंकेसर तथा स्त्री या मादा जनन भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। तो यह दोनों ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। हर क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताता जाऊंगा जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और इसी में से आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, और जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारा, इन सभी को क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तुएं। और जो ग्रह होते हैं वह अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और ओडिशा की जो राजधानी है वह है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। और ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर भी स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो यह क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम 2018 में कम से कम 10 से 15 बार यह क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी शिफ्टों के वीडियोस पढ़ाए हैं या फिर आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम के जितने भी पेपर हमने सॉल्व कराए हैं उन सभी में आपको यह पेपर में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिला था। तो यहां पर पूछा गया है, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से किया गया होता है? तो इसका राइट आंसर है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ोतक के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधों को आंतरिक दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में 100 स्टंपिंग करने वाले विश्व का सर्वप्रथम विकेट कीपर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों में 100 स्टंपिंग करने वाले विश्व के सर्वप्रथम विकेट कीपर हैं। चलिए आगे चलते हैं। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वर्तमान 2022 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के जो पुरुष टीम के कप्तान है वह कौन है? तो आपका आंसर होगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी भाप के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, आयरन। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, लू एक प्रकार की है चक्रवात, शीतलहर, उष्मलहर या सुनामी? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, उष्मलहर। लू जो कि गर्मी के दिनों में चलती है यह एक प्रकार की उष्म लहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, एल्यूमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह Al और परमाणु क्रमांक इसका 13 होता है। इसके जो परमाणु कक्ष में होते हैं वह 2, 8 और 3 होते हैं। तो इसमें देखिए कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि आपने एक बीकर में कोई द्रव लिया और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले, अब इनके बीच धारा प्रवाहित होगी तो यह धारा प्रवाहित करने में यह जो नीचे यह द्रव भरा हुआ है इसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है इसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए गए द्रव को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि यहाँ पर देखिए पहला इलेक्ट्रोड जैसे यह है तो अगर यह धनात्मक या ऋणात्मक है तो इसे क्या कहा जाएगा? कैथोड। और यह धनात्मक इलेक्ट्रोड है तो इसे क्या कहा जाता है?
एनोड कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए थे कि जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कैथोड, और धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है, तो राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुंबई की जो आईपीएल टीम है मुंबई इंडियंस, इसके मालिक हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक है वह है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CII का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। CII का फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 ब्लीचिंग पाउडर। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। यह फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए CaOCl2, और इसका जो रासायनिक नाम है वह होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नाम अच्छे से याद कर लें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग शौचालय, फर्श की सफाई तथा पानी की टंकी, इन सभी के सफाई कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से राइट आंसर लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 नमी। नमी जो है यह बाष्पीकरण की दर को कम करती है। जब वातावरण में नमी होती है तो बाष्पीकरण की दर घट जाती है और हमें काफी ज्यादा मात्रा में पसीना निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 आवर्त कहलाता है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में, जैसे यहां से लेकर यहां जाए और फिर वापस घूमकर वापस अपनी मध्य स्थिति पर आ जाए, तो इतना पूरा एक राउंड यहां तक जाने में, फिर इधर जाकर वापस आने में, तो इसे क्या कहा जाता है, यह एक आयाम पूरा कर रहा है, मतलब इसे क्या कहा जाता है, इस समय को आवर्त काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस समय को आवर्त काल कहा जाता है। और इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आवर्त काल को T के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 हीलियम। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम का प्रतीक चिन्ह He और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसकी एकमात्र कक्षा होती है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन वाली एकमात्र निष्क्रिय गैस कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए तो वह है हीलियम। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। और यह जितनी भी गैसें यहाँ पर दी गई हैं यह आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है, तो 18वें समूह से संबंधित है। और 18वें समूह के सभी तत्वों को जो है वह गैसें हैं जिन्हें अक्रिय या निष्क्रिय गैसें कहा जाता है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। इन्हें नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, फुलेरेन किसका एक अप्रूव है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया फुलेरेन किसका एक अप्रूव है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कार्बन का। फ्लोरेन कार्बन का एक अप्रूप है और कार्बन के अन्य अप्रूपों में हीरा तथा ग्रेफाइट भी शामिल है। हीरा कार्बन का शुद्धतम अप्रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 पास्कल। पास्कल जो है यह दाब का एसआई मात्रक होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 बैंकिंग। सेठ, साहूकार, महाजन, खेती, श्राप यह सभी प्राचीन समय से ही लोगों को ऋण प्रदान करके उनसे सूद अर्थात ब्याज प्राप्त करते थे। तो यह एक प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता था, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 जिंक सल्फेट बनता है। यदि कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें जिंक मिला दिया जाता है तो फिर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर अलग हो जाता है। और ऐसा किस लिए होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो है यह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। अब यहाँ से 2 चीज़ें आपको याद रखना है। पहला तो कॉपर का परमाणु क्रमांक
यह होता है 29 और इसे Cu के द्वारा लिखा जाता है। जिंक को Zn के द्वारा लिखा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 30। यह वाला क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम लेवल 3 और लेवल 5 में पूछा गया था, इसका परमाणु क्रमांक, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए 26 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर में खालिस्तान ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। तो देखिए अभी ब्लीचिंग पाउडर का एक इससे पिछली शिफ्ट में पूछा गया, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में भी ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो हर शिफ्ट में बैक टू बैक सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो वह सभी मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा ब्लीचिंग एजेंट मौजूद होता है, तो आंसर होगा क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में विद्यमान होता है। क्लोरीन का जो प्रतीक चिन्ह है वह Cl और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन जो है यह हेलोजन आवर्त सारणी के 17वें समूह से संबंधित है। ठीक है, यह एक हेलोजन तत्व है और हेलोजन तत्व जो है वह आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखे गए हैं। यह सभी काफी अभिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक हेलोजन है, तो राइट आंसर होगा क्लोरीन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्लोरीन जो है यह एक हेलोजन है और हेलोजन्स को पर आपको आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, तो 17वें समूह में रखा गया है, जो कि सभी के सभी काफी अभिक्रियाशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर वह है मेरिस्टेमेटिक उत्तक। विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। उत्तकों का निर्माण कई कोशिकाएं आपस में मिलकर करती हैं, जिनका कार्य एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाए तो क्या होगा। देखिए अभी इससे पिछली शिफ्ट में क्या हुआ था, आपसे पूछा गया था कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि जिंक धातु डाली जाए तो क्या होगा, लेकिन यहां पर आपसे विपरीत क्वेश्चन पूछा गया है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाए तो क्या होगा, तो आंसर होगा कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसका कारण क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि जिंक जो है यह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यहां पर जब कॉपर को जिंक सल्फेट में मिलाया जाएगा तो यह कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगी, इससे हटाकर खुद अपना स्थान नहीं बना पाएगी। तो क्यों, इसका रीजन है जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन, किस भारतीय महाकाव्य के एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा से संबंधित बताया जाता है। राइट आंसर होगा महाभारत। भारत एक भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य भारत के एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सुंदरबन किसका घर है, दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर होगा रॉयल बंगाल टाइगर का। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह मैंग्रोव वन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, और यह गंगा के डेल्टा पर पूरा का पूरा सुंदरबन बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी, तो यह 2018 का करंट अफेयर था, इसलिए इसे आपको अब याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे यह एक प्रकार से जीके का क्वेश्चन भी, तो आप याद भी रख सकते हैं। आंसर होगा बेंगलुरु में। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की शुरुआत बेंगलुरु में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्ययुगीन काल में सार्की राजाओं ने एटाला मस्जिद को कहां बनवाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 जौनपुर में इसका निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, रॉड का धातु से वही संबंध है जो बांसुरी का बांस से है। देखिए जो रॉड होती है वह किसकी बनी होती है, धातुओं की बनी होती है, और जो बांसुरी होती है वह किसकी बनी होती है, बांस की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था,
यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, उसके वंशाणु जीन का आधा भाग। यौन प्रजनन अर्थात लैंगिक प्रजनन में अभिभावक का योगदान आधा भाग होता है। इसमें देखिए, लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों के आधे आधे भाग इस वंशाणु या जीन में शामिल होते हैं। जो नया युग्मनज बनता है उसमें आधा भाग नर का और आधा भाग मादा का सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, गाय कोशिकाओं में खालिस्तान प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, पानी। गाय कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र कहा जाता है, जिसकी सहायता से जो वनस्पतियां होती हैं वह अपने अंदर के अतिरिक्त जल को बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर वायुमंडल में छोड़ देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निकेल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में निकेल धातु का उपयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वनस्पति घी के निर्माण में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो आपके गणित वाले प्रश्न थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, इन्हें देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और यदि आपको ग्रुप डी 18 के मैथ्स के वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए साइंस, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है और करंट अफेयर से रिलेटेड सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मालाबाथ पूर्णा। तो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस दोनों पर ही विजय प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है या लड़की है वह है मालाबाथ पूर्णा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से क्या एक बीजपत्री पौधा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लहसुन जो है एक बीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री किन्हें कहा जाता है? तो ऐसे पौधे जिनके बीज को हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं उन्हें एक बीजपत्री कहा जाता है। जैसे गेहूं, चावल, यह एक बीजपत्री होते हैं। एक बीजपत्री की जो जड़ें होती हैं वह रेशेदार होती हैं और द्विबीजपत्री ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आप चना ले लें तो चना को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, सोयाबीन 2 बराबर भागों में बांटी जा सकती है। वही अगर आप लोग तुअर की दाल ले लें तो उसे भी हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्री पौधों की जो जड़ें होती हैं वह मूसलाधार होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में जितना भी पानी एकत्रित होता है वह एक निश्चित जगह पर स्थित होता है, स्थिति में होता है, इसलिए इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जब पानी को छोड़ा जाता है तो वह गति में आ जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। और एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है कि विद्युत बनाने में पानी की किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा, क्योंकि विद्युत बनाने के लिए टरबाइन का उपयोग किया जाता है और इन टरबाइन पर पानी गिरता है तो यह टरबाइन घूमता है। अब जब ये गिरता है पानी तो मतलब पानी चल रहा है, अब चल रहा है मतलब गति में है, गति में है तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वस्तुएं जो आसानी से अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चमकदार वस्तुएं। वे वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उन्हें चमकदार वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आर्गन। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है यह 18 है
और इसमें देखिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंटे होते हैं अलग अलग कक्षों में 2 8 8 और इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसका अष्टक पूर्ण है, मतलब कि यह किसी प्रकार की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह एक अक्रिय निष्क्रिय गैस है। तो आपसे पूछा जा सकता है आर्गन कैसी गैस है, तो आपका आंसर होगा एक निष्क्रिय गैस है जो कि किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेती क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होता है। और जो निष्क्रिय गैसें होती हैं यह आवर्त सारणी के 18वें समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक गंधीय सूचक है। आंसर होगा लौंग जो है यह एक गंधीय सूचक है, मतलब इसमें एक प्रकार की गंध होती है, गंध से इसकी सूचना या सूचक होता है हमें पहचान में आता है। तो लौंग जो है यह पुष्पकली मसाला का उदाहरण है। तो आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से ऐसा कौन सा मसाला है जो पुष्पकली के रूप में उपयोग किया जाता है। आंसर होगा लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वाई गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है तथा महिलाओं में डबल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। जब एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो संतति जो होती है वह पुत्री मतलब कि बालिका का जन्म होता है, और यदि एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ठोस पदार्थ में। ध्वनि ठोस पदार्थ में सबसे अधिक तेज यात्रा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कार्य होता है यदि खालिस्तान है, तो राइट आंसर है ऊर्जा है। कार्य कब होता है, जब ऊर्जा होती है। तो कार्य होता है यदि ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और एक रूप से दूसरे रूप में कब बदला जाएगा, जब कुछ कार्य हो रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 8 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहा जाता है, या पृथ्वी की सतह के नीचे जो गर्म गैसें हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग भूताप ग्रहों में विद्युत ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर उच्च हो जाती है या बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गतिज ऊर्जा। मुक्त रूप से देखिए, मान लीजिए यहां से कोई एक पिंड गिर रहा है और यह है पृथ्वी तल, तो एक निश्चित बिंदु पर मतलब पृथ्वी के संपर्क से ठीक पहले इस वस्तु की गतिज ऊर्जा उच्चतम होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, उच्चतम। जैसे ही यह पृथ्वी से टकराएगा इसकी गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम में 26 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। आंसर होगा 2.42 हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कल भी मैंने आप लोगों को एक सेट सॉल्व कराया था जिसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, और हीरा जो होता है यह कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आंसर होगा C2H5OH। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सेलुलोज और पेक्टिन की। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादपों को बाहरी दृढ़ता प्रदान करती है। आपने देखा होगा कि पौधों पर बाहर की ओर एक मजबूत छाल होती है, उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में F2 वंशज किस पद्धति के द्वारा प्राप्त किया। राइट आंसर होगा स्वपरागण विधि के द्वारा, और मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है।
तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो जिन्हें वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी के लिए करेंट अफेयर, साइंस, जीके, जीएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के सॉल्यूशन, मैथ्स के क्वेश्चंस के वीडियो और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।